एप 637 टू 638 हमारे यूट्यूब चैनल एसके हिंदी नॉवल स्टोरी पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मनोरंजक, जानकारीपूर्ण और खास कंटेंट मिलेगा जो आपके लिए बनाया गया है। सीखने, जानने या मस्ती करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए इस सफ़र की शुरुआत करें। 637 सुराहाई चरण है। अपनी योजना बनाने के बाद वो सब एकदम से करण की दिशा में बढ़े। उनकी शक्तियों से उस जगह तूफान सा आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगली भेड़ियों का एक बड़ा झुंड अपने शिकार को चीर देने के लिए बढ़ रहा हो। नज़ारा इतना ज़्यादा भयानक था जिसे देख नारायण तक सिहर उठा। सपना और उसके साथी बेहद परेशान होने लगे थे। वो जानते थे करण ताकतवर है, लेकिन सामने वाले भी कल के पैदा हुए नहीं थे। उन्हें सैकड़ों लड़ाई की थी जिसमें ज़्यादातर उनकी जीत ही हुई थी। प्रिया को करण की सबसे ज़्यादा फिक्र थी। उसका डर से पूरा शरीर कांप रहा था। पर तभी हवा का रुख बदला और एक आवाज़ आई, हो गया तुम सबका। इसके बाद करण ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल वो सारे लोग जो उसकी दिशा में बढ़ रहे थे धड़ाम से जमीन पर आ गए। सम्राट स्तर के योद्धा तक इससे बच न सके। एक ही पल में हालातों को इतनी तेजी से बदलते देख सबकी आंखें फट के बाहर आ गई। अब बेशक कोई श्रेष्ठ हो या फिर लीडर या कोई भी, सब अपनी अपनी जगह पर जम से गए थे। दूर खड़ा सावंत ये देखकर अंदर तक हिल गया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं है। सावंत ने एक बार करण का अरेना में लड़ा मुकाबला देखा था। जब वो सब इस करण की टीम से लड़ने की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने करण के पुराने मुकाबले देखे थे। उसमें से फाइनल मुकाबले में करण ने इसी तरह से सामने वाली टीम को अपने घुटनों पर ला दिया था। और आज ऐसा ही सीन इस जगह हो रहा है। सावंत को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो कैसे रहा है। विनीत और बाकी सब भी हैरान खड़े थे, जिस वजह से वो सावंत की बात को सुन नहीं पाए। वहीं सपना और बाकी सब ये देखकर राहत की सांस लेने लगे। पर हैरान तो वो भी थे। उन्होंने करण को पहले भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देखा था, लेकिन ये तकनीक सम्राट स्तर के योद्धाओं पर भी असर करती होगी, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लड़का भी ना, तभी तो इसे लीडर आत्मा वैली से जोड़ना चाहती है, नारायण ने मुस्कराते हुए कहा। इस पर सबने अपना सिर हिला दिया। वहीं प्लेटफॉर्म के अंदर करण के सामने सारे योद्धा जो खुद को बहुत बड़ा मानते थे, सब अपने घुटनों पर आकर करहाने में लगे थे। सब खौफ और डर से करण को देख रहे थे। तभी करण भारी कदमों के साथ आगे बढ़ा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, बस उसकी आंखों के सिवा जहां थी तो सिर्फ दरिदंगी। तुम सबको लगता है तुम इस दुनिया के बहुत ताकतवर और बहादुर हो। एक लड़की की इज्जत के साथ खेलना ये तुम्हें ताकतवर बनाता है। एक कमजोर लड़की को सबके सामने आग में फूंक देना ये तुम्हें ताकतवर बनाता है। 10 साल की बच्ची से उसकी मां को छीन लेना ये तुम्हें ताकतवर बनाता है। एक छोटी सी बच्ची को बेरहमी से मारना ये तुम्हें ताकतवर बनाता है। करण की आवाज़ बिजली के कड़कड़ाने के साथ सबके दिलों तक पहुंच रही थी। जो उनकी बातें सुन रहा था उनका पूरा शरीर पीसने से लथपथ होता जा रहा था। करण रोहिल्ला परिवार के एक श्रेष्ठ के पास आया। वो एक सम्राट स्तर का योद्धा था। करण ने सबकी नज़रों के सामने उसके बालों को कसके पकड़ा। दर्द किसे कहते हैं इसका मतलब जानते हो तुम सब, करण ने कहा। और अगले ही पल करण ने बालों को इतनी तेजी से खींचा जिसके साथ उस सम्राट स्तर के योद्धा की चमड़ी तक उधड़कर बाहर आ गई। फिर एक तेज चीखने की आवाज़ ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उस सम्राट स्तर के योद्धा के सिर से खून ऐसे बह रहा था जैसे नारियल को फोड़ने के बाद उसमें से पानी बहता है। प्रिया, करण ने तेज आवाज में कहा। ये सुन प्रिया जमीन पर उतरकर करण को देखने लगी। करण ने आगे कहा, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारी उम्र का कोई बच्चा ऐसे नज़ारे को देखे, लेकिन जो इन सब ने तुम्हारी माँ के साथ किया है उसका भुगतान इन्हें करना होगा। और मैं चाहता हूँ जो भी हो जाए अपनी आंखें बंद मत करना। प्रिया ये सुनकर अपना सिर हिलाने लगी, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसका दिल नफरत और अपनी माँ की यादों से भरा हुआ था। बाकी सब भी करण की बातों को सुनकर अपना सिर हिला रहे थे। पर तभी रोहिल्ला परिवार के मुखिया ने चिल्लाते हुए कहा, लड़के, अपनी लिमिट लांघने की कोशिश मत कर। सबकी आत्माओं को दबाकर खुद को कहीं का नायक समझता है। दम है तो उनकी आत्मा को रिहा करके दिखा। चुप, करण ने चिल्लाकर कहा। उसकी खून जैसी लाल आंखों को देखकर मुखिया का गला सूख गया। आसमान में बिजलियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। तेज हवाएं चलने लगी। उसी समय करण रोहित के सामने आ गया। उसे देख उसने कहा, तुम्हें बड़ा मजा है आता है न कमजोरों को दर्द देने में। तू सही नहीं कर रहा है, रोहित ने बड़ी मुश्किल से कहा। पर करण ने तो उसकी बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उसके एक हाथ को पकड़ उसकी उंगलियों को निहारने लगा और पागलों की तरह बोला, धीरे धीरे दर्द देने का मजा कुछ और ही है। और इतना कह करण ने उसकी एक उंगली को पकड़ा। तटक की आवाज़ के साथ उसकी उंगली तोड़ दी गई।
और फिर एक दर्द से कराहने की सबको सुनाई दी। लेकिन ये आवाज़ें यहाँ तक रुकी नहीं, क्योंकि तटक 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 की आवाज़ें एक के बाद एक आती रही और हर बार इस आवाज़ के बाद रोहित की रोने की आवाज़ें आती। अपने बेटे की ऐसी हालत देख रोहिल्ला परिवार का मुखिया और सहन न कर सका। कमीने, आज तू मरेगा। और इतना कह उसने बड़ी सी कुल्हाड़ी निकाली जो कि एक मिडल लेवल का जादुई हथियार ही था। उसमें अपनी शक्तियों को चैनल करके उसने बड़ी ताकत से पारदर्शी शील्ड पर हमला कर दिया। पागल, आमिर ने अपना सिर पकड़ लिया और हड़बड़ा कर वो और बाकी सब पीछे हो गए। उसी समय फॉर्मेशन में बिजली चमकी, फिर एक विशालकाय बोल्ट सीधा मुखिया पर आकर गिरा। मुखिया ने इससे बचने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, पर अगले ही पल उसकी कुल्हाड़ी टुकड़ों में बंट गई और वो बोल्ट सीधे मुखिया से टकराया, जिसके बाद सबकी नज़रों के सामने मुखिया जमीन को फाड़ते हुए उसमें घुस गया। जब वो बाहर निकला तब उसका शरीर खून से लथपथ था, हालत ऐसी थी जैसे कभी भी मर जाएगा। फॉर्मेशन की ऐसी ताकत देखने के बाद सब और ज़्यादा डर गए। वो तो ऊपर वाले का शुक्र बना रहे थे कि उन्होंने ज़बरदस्ती किसी से लड़ना नहीं चाहा, वरना वो सब तो मर ही जाते। करण ने भी फॉर्मेशन की ताकत को देखा, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर तभी गोल्डन ब्लेड दल क्रमांश गुस्से से दहाड़ा, लड़के मुझे जाने दे, तुझे जो रोहित के साथ करना है वो कर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कहने के लिए क्रमांश को बड़ी मेहनत लगी थी, मगर करण ने उसे एक नज़र देखा, पर वो कुछ करता इससे पहले ही करण के दिमाग में एक आवाज़ आई, जिसे सुन करण ने ठंडी आवाज़ में कहा, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, पर कोई है जिसका तेरे से कोई लेना देना जरूर है। किया। क्रमांश भ्रमित नजर आने लगा। बाहर हवा में उड़ रहा सोमांश ये सुनकर थोड़ा विचलित हो गया, पर वो या कोई कुछ समझता इससे पहले ही करण ने कलाई घुमाई और एक शख्स प्लेटफॉर्म के अंदर नजर आया, जिसे देख सोमांश और गोल्डन ब्लेड दल के लोगों की आंखें फैल गई। ये तो पुष्पेश है, सोमांश ने कहा, जिसे सुन सब गौर से पुष्पेश को देखने लगे, जो बेहद ही नफरत से भरा हुआ था। उसकी आंखें क्रमांश पर टिकी हुई थी और क्रमांश की हालत पलटी हो गई थी। तुम जिंदा हो, लेकिन कैसे? मैंने तुम्हें खुद खूनी आत्माओं के हवाले किया था, क्रमांश ने हैरान होकर कहा। दरअसल पुष्पेश और उसकी पत्नी का असल मुजरिम कोई और नहीं क्रमांश ही था, जिसने पिछली बार सोल स्टोन हासिल करने के लिए पुष्पेश और उसकी पत्नी को खूनी आत्माओं का चारा बना दिया था। वो तो बस अच्छी किस्मत थी जिस वजह से उसकी जान बचाई गई, वरना वो तो उसी दिन मारा गया होता। पर उसके बाहर आने से सिर्फ गोल्डन ब्लेड दल ही हैरान नहीं था, बाहरी दुनिया के लोग और बीस्ट टैमर ग्रुप के लोग भी हक्के बक्के थे, क्योंकि सबने पुष्पेश को एक ही शख्स के साथ देखा था। वो शख्स कोई और नहीं वैद्य मास्टर चरण था। मतलब वो लड़का कोई और नहीं वैद्य मास्टर चरण है। तभी मायरा को कुछ पल पहले का किस्सा याद आया, कैसे करण उसके पास आकर प्रिया की जिम्मेदारी उसे दे रहा था, क्योंकि वो कोई अनजान लड़का नहीं, उसकी बहन का इलाज करने वाला, उसके साथ इस जगह आने वाला वैद्य मास्टर चरण है। ये समझ आते ही मायरा की आंखों में खुशी नजर आने लगी। वो कब से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सेन परिवार के मुखिया कमान सेन ने उसे उसकी जिम्मेदारी दी थी और जब चरण उसे कहीं नहीं मिला वो बेहद परेशान हो गई थी। उसे डर था कि उसे कुछ हो न गया हो। ये लड़का एक दिन सच में हार्ट अटैक देकर मानेगा, मायरा ने खुद से कहा। फिर तेज आवाज में बोली, चरण, हम तुम्हारे साथ हैं। उसकी आवाज के बाद एक और आवाज आई, जो कि राठी परिवार के शुभंकर की थी। अरे तुम तो मेरे दोस्त हो चरण भाई, तुम्हारा साथ देने के लिए राठी परिवार खड़ा है। इसके बाद राजवीर ने भी गहरी आवाज में कहा, चांद पैलेस का राजवीर और उसके साथी भी तुम्हारे साथ है चरण। फिर एक और आवाज आई जो कि शबाना की थी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे तो खासतौर पर पिल काउंसिल के चेयरमैन ने तुम्हारा साथ देने के लिए कहा है, सुदर्शन शक्ति दल तुम्हारे साथ है। उसके इतना कहते ही बीस्ट टैमर ग्रुप की ट्विंकल ने भी तेज आवाज में कहा, तुमने मेरी और मेरे लोगों की जान बचाई थी और आज तुम्हारी वजह से मेरे पास दैत्य फॉक्स जैसा ताकतवर बीस्ट है। हम भी तुम्हारे साथ है। दैत्य फॉक्स भी दहाड़ने लगा। सब एकदम से अपने शरीर से शक्तियों को बाहर निकालने लगे। ये देख आत्मा वैली की लीडर मुड़कर रौनक को देखने लगी, जो खुद हैरान था। वो तो चरण है, मतलब आपकी मदद करने वाला कोई और नहीं चरण ही है। रौनक अपना सिर खुजलाने लगा। वो तो कब से सुरा से ज्यादा बेहतर चरण को बता रहा था, पर वो दोनों तो एक ही निकले। सिर्फ वो ही नहीं, खुद आत्मा वैली की लीडर भी हैरान थी। उसे क्या पता था ये लड़का चरण निकलेगा और इस तरह से उसकी पहचान बाहर आएगी, जिस वजह से उनकी बोलती बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ विनीत और बाकी सब भी दंग थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर इस जगह हो क्या रहा है। उसी समय लड़ाकू कबीले के लीडर आमिर ने चिल्लाते हुए कहा, वो तू ही है न कमीने, जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। इस पर सब करण को देखने लगे, जो उसकी बात सुनकर उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी उल्लू को देख रहा हो। तभी उसके दिमाग में एक और आवाज आई, जिसे सुन उसने कलाई घुमाई और कुछ और लोग बाहर नजर आए,
जो कोई और नहीं ध्रुव शौर्य और जन्नत थी। उसके साथ ही कमर पर हाथ रखे कोल्ड हनी बेजबीस था। ध्रुव शौर्य और जन्नत को देखकर तो आमिर और मंगल की आंखें खूनी मंशा से भर गई। तभी रंगा ने दांत पीसते हुए कहा, तू अपने यार के साथ भाग गई थी ना, एक बार ये सब खत्म होने दे, इसके बाद मैं तेरी औकात तुझे दिखाता हूँ। रंगा को इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत सिर्फ एक ही शख्स से थी, जो कोई और नहीं जन्नत ही थी, जिसकी वजह दुनिया भर में उसकी बेइज्जती हुई। पर उसकी बातों ने जन्नत को गुस्सा दिला दिया। पर वो कुछ कहती इससे पहले ही ध्रुव शौर्य ने गहरी आवाज में करण से कहा, भाई चरण, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसे रिहा कर दो। मैं इसे बताना चाहता हूँ कि ये जन्नत के लायक नहीं है। इस पर पुष्पेश ने भी कहा, इस रोमांच को भी रिहा कर दो, मुझे इससे अपनी पत्नी का बदला लेना है। इसकी वजह से मेरी पत्नी तिल तिल करके मर रही है। इसका दर्द तो मैं इसे एहसास दिलाकर ही मानूंगा। उन दोनों की बातों को सुनकर करण ने चुटकी बजाई और वो दोनों अपनी जगह पर खड़े हो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? पिछली बार भी तुम्हें मार ही दिया था और आज भी मार ही दूंगा, क्रमांश ने दहाड़ते हुए कहा। फिर कलाई घुमाकर एक अपना जादुई हथियार बाहर निकाल लिया, जिसे देख करण ने कलाई घुमाकर पुष्पेश को कलाई घुमाकर हथौड़ा दे दिया। क्रमांश के पास मिडल लेवल का जादुई हथियार था, पर पुष्पेश के पास नहीं था, जिस वजह से करण ने उसे दानवों से लूटा हथौड़ा दे दिया था, जिसकी ताकत क्रमांश के हथियार से ज्यादा ही थी। शुक्रिया छोटे भाई, पुष्पेश ने कहा, और फिर वो भी दहाड़ते हुए क्रमांश से जा भिड़ा। अगले ही पल उस जगह पर धमाकों की आवाजें आने लगी। वहीं ध्रुव शौर्य और रंगा में भी लड़ाई शुरू हो गई थी। दोनों अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके काफी तगड़ी फाइट कर रहे थे, लेकिन रंगा धीरे धीरे करके कमजोर होने लगा था, जिस वजह से उसने अपने पुतले को बाहर निकाल लिया, जिसके बाहर आते ही मुकाबला बराबरी पर आ गया। उन सबको नज़रअंदाज करके करण ने रोहित को देखा, जो उसे ही नफरत से देख रहा था। सबको मौका दे रहा है, मुझे एक बाहर रिहा कर फिर बताता हूँ मैं क्या हूँ। इस पर करण ने अपना सिर हिलाया, फिर गहरी आवाज में बोला, इतना टाइम नहीं है। अपनी बात कहकर करण ने अपना हाथ आगे किया। फिर अचानक से उसके आगे 20 बर्फ की सुइयां नजर आने लगी, जो सायम की आवाज करते हुए रोहित के नाखूनों में जा घुसी और उसी जगह पर जाकर गड़ गई। दर्द किसी कहते हैं, अब महसूस कर, करण ने कहा, और अगले ही पल उसने उन सुइयों को खींचा, जिसके साथ उसके नाखून गपाक करके बाहर आ गए। और फिर किया था जिस तरह से रोहित चिल्लाया, उसे सुन आहें भरने लगे। रोहिल्ला परिवार का मुखिया बाहर से ही करण को गालियां दे रहा था, लेकिन करण को किसी की गलियों से कोई फर्क पड़ा है जो अब पड़ेगा। वो एक एक कदम करके रोहित के पास आया और फिर उसके हाथ को पकड़ को उसने उसे तोड़ दिया, फिर दूसरे हाथ को तोड़ दिया। ऐसे ही उसने उसके शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ना जारी रखा। कुछ ही देर में रोहित का मांस बिना हड्डियों के लटक गया। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मुखिया जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। _638 शादी का प्रपोजल। मुखिया अब कितना भी रोले गाले पर करण के कान में जू तक नहीं रेंगने वाली थी। उसने सबकी नज़रों के सामने रोहित का टूटा हुआ हाथ पकड़ा, फिर बड़ी बेहरमी के साथ बोला, इसमें ज़्यादा मजा आएगा तुझे। ऐसा कह उसने धीरे धीरे करके उसके हाथ को उखाड़ना शुरू कर दिया, जिस वजह रोहित चिल्लाने लगा, रोने लगा, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। पर वो नहीं जानता था इस समय करण अपने उस रूप में था जब उसे ना कुछ सुनाई देता था और न समझ आता था। उसने ऐसा ही उसके हाथ को उखाड़ दिया और उसके हाथ को दूर फेंक दिया। फिर दूसरे हाथ के साथ भी उसने ऐसा ही किया। नज़ारा बेहद दर्दनाक और बेहरमी से भरा हुआ था। तभी करण उसके पैर को पकड़ा और उन्हें भी उसके शरीर से उखाड़ दिया। ऐसा करके उसके प्रिया को देखा, फिर बोला, इसी ने तुम्हारी माँ को मारा था ना, अब इसे सजा मिल रही है। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? प्रिया ने ये सुनकर अपनी आंखों से आंसू साफ किए, फिर चिल्लाते हुए बोली, भैया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी ने कहा था जब इनका सामना आपसे होगा तब इनके आते तक बाहर आ जाएगी। इस पर करण ने अपना सिर हिलाया, फिर बड़ी सी मुस्कान के साथ रोहित को देखने लगा, जिसके शरीर से उसके पैर उखाड़ दिए गए थे। करण की मुस्कान को देख रोहित की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। अब वो खुद को कोस रहा था क्यों उसने करण को अकेले लड़ने का चलेगे दिया। उसका यही फैसला उसे यहाँ तक ले आया था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। और वो तो बस एक वैश्य थी, उसके लिए तुम मुझे क्यों दर्द से रहे हो? मैं तुम्हारे लिए और वैश्य का इंतजाम कर सकता हूँ, बस एक बार जाने दो। उसकी बकवास सुन बाहर खड़ी मायरा ने अपना सिर हिला दिया। ऐसा कहकर इसने अपने लिए दर्द का पैकेज बुक कर लिया। मायरा ने जैसा सोचा वैसा ही करण के चेहरे पर झलक भी आया। शायद तू सच में मरना ही चाहता है, करण ने इतना कहकर अपने हाथों को उसके पेट पर रख दिया, फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी उंगलियों को उसके पेट में घुसाने लगा।
उसकी उंगलियां मांस को फाड़ते हुए उसके शरीर के अंदर चली गई। तू मरेगा नहीं फिक्र, इतनी आसानी से नहीं मरेगा, करण ने कहा। फिर अपनी डिवाइन फायर को उसके शरीर में भेजकर उसके दिल और दिमाग को कवर कर दिया, जिसके बाद उसने उसकी नाड़ियों को खींचकर बाहर निकाल दिया, जिसे देख कुछ लोगों को तो उल्टियां आना शुरू हो गई। नजारा ही इतना घिनौना था। करण के हाथ में रोहित के शरीर के खून से लथपथ नाड़ियां और आते थी, जिन्हें करण ने पकड़कर रोहित के मुंह में घुसा दिया। मायरा और बाकी लड़कियों ने अपना मुंह फेर लिया, उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो जानती थी चरण थोड़ा बेरहम है, पर इतना ज्यादा होगा ऐसा शायद ही कोई सोच सकता था। लेकिन करण के शक्तियों के भंवर में बैठा नकारात्मक देवता ये सब देखकर सबसे ज्यादा खुश था। खुशी से उसका ग्रह काली रोशनी से जगमगा रहा था। वहीं करण ने रोहित को नज़रअंदाज किया, फिर पास में बैठे जनरल को देखने लगा। अपनी तरफ करण की नज़रें भांपते ही जनरल का पेशाब निकल गया और गंदी बदबू उधर फैल गई। करण ये देखकर मुस्करा दिया, फिर जनरल के सिर को पकड़कर बोला, तूने ही उस लड़की के कपड़े उतारे थे ना? ठीक है, अब मैं तेरे शरीर से तेरा सिर को बाहर निकालता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, फॉर्मेशन तुम्हें मार देगी, जनरल ने हकलाते हुए कहा। पर फॉर्मेशन का जिक्र सुनकर करण पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, मैं किसी को मारना चाहूं तो खुद यमराज आकर उसे बचा नहीं सकते, तो एक फॉर्मेशन मुझे किया रोक लेगी? और इतना कह करण ने जनरल ने सिर को उसके शरीर से उखाड़ना शुरू कर दिया। उसका गला कागज की तरह फटने लगा। फॉर्मेशन ने जब करण को किसी की हत्या करते हुए देखा, तब उसने अचानक से एक बिजली बोल्ट का निर्माण किया और उसे करण पर छोड़ दिया, जिसे देख मायरा और बाकियों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, चरण संभल के। सबने कुछ देर पहले ही उस बोल्ट की ताकत को देखा था, जिसने एक मिडल लेवल के जादुई हथियार को तबाह कर दिया, एक 9वें चरण के सम्राट को खून से निल्हा दिया। वो करण की क्या हाल करेगा ये सोचकर ही उनकी रूह कांप गई थी। आत्मा वैली की लीडर और बाकी सब करण की मदद के लिए एक साथ आगे बढ़े ताकि उसे बचा सके। हालांकि वो जानते थे वो मिलकर भी उस बोल्ट का सामना नहीं कर सकते, लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उनके सिर से दिमाग ही बाहर आ गया। वो बोल्ट जिसने कुछ देर पहले रोहिल्ला परिवार के मुखिया को मौत की चौखट तक पहुंचा दिया था, वो जैसे ही करण के पास आए, उसी समय करण ने अपना हाथ ऊपर उठाया, जिसके बाद उसके हाथ से निकलो बिजली देवग्रह की रोशनी, जिसने उसे अपने अंदर समा लिया। और इस तरह वो बोल्ट छू मंत्र हो गई और देखने वाले बस देखते ही रह गए। तभी सावंत ने चिल्लाते हुए कहा, ये लड़का ना चरण है, ये न सुरा, ये तो है नालंदा विश्वविद्यालय का लवलीकरण। लवलीकरण, लवलीकरण, क्या कहा लवलीकरण? वो लवलीकरण है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हजारों नजरें एक साथ करण के चेहरे पर जा टिकी, जिसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने उसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए जनरल का सिर उखाड़कर फुटबॉल की तरफ फेंक दिया। उसी समय फॉर्मेशन एक कांच के टुकड़े के साथ टूट गई। तब करण ने ऐलान करते हुए कहा, तुमने सही पहचाना कैप्टन सावंत। सावंत ये सुनकर सकते में आ गया। बाकी सब भी घबरा कर पीछे हो गए। विनीत और बाकियों के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और उन सब ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। मायरा को तो इतना तेज झटका लगा जिस वजह से वो लगभग लड़खड़ा ही गई। वो लवलीकरण है। मायरा अंदर तक हिल गई थी। ऐसा ही हाल शबाना का था और फिर जल्दी ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तब ही मैं कहूँ, इतना अच्छा पिल मास्टर कहाँ से आ सकता है? मेरे दोस्त करण जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। इधर शुभंकर का मुंह फटा हुआ था। वो कब से चरण को करण से मिलवाने की बात कर रहा था और उससे बार बार कह रहा था कि वो करण का चड्डी बड्डी दोस्त है। भगवान, चरण ही करण है। एक मिनट, चरण और करण, करण और चरण, यार ये नाम भी तो कितने सेम है। मुझे पहले क्यों समझ नहीं आया? लगता है इनके बाद मेरी ही पिटाई करेगा। शुभंकर का तो मुंह ही रोने जैसा हो गया और अपनी चड्डी बड्डी वाली दोस्ती याद करके तो उसका दिल ही गहरे कुएं में जा गिरा। लवलीकरण वो नाम था जिसके आगे अच्छे अच्छे अपने घुटने टेक दिया करते थे, और ऐसे इंसान को वो चड्डी बड्डी दोस्त कह रहा था। ये तो करण का रहम और करम था कि उसने उसकी चड्डी फाड़कर चार नहीं कर दी। खैर, चांद पैलेस की रीना भी अपना सिर खुजा रही थी। उसने भी तो पहली मुलाकात में करण के सामने करण के ही गुणगान गए थे उसे जलाने के लिए, पर ये तो साक्षात करण निकला। शायद मेरी भी पिटाई पक्की है। रीना बड़बड़ाए। आसमान में उड़ रहा राजा तो लगभग डगमगा ही गया। उसने आहें भरते हुए कहा, चरण हो या सुरा, ये दोनों ही करण है। यानी जिसके लिए हम बहस कर रहे थे वो असल में एक ही शख्स है। हाँ, लेकिन ये भी अच्छा ही है, रौनक ने हंसते हुए कहा। इस पर आत्मा वैली की लीडर भी हल्की सी हंस पड़ी। अब इसके अलावा वो करते भी किया। उसी समय करण ने गहरी आवाज में अपना मास्क उतारते हुए कहा, मैं ही सुरा हूँ, मैं ही चरण हूँ और मैं ही लवलीकरण भी हूँ। उसके चेहरे से मास्क हटते ही सबको नजर आया एक बेहद ही खूबसूरत चेहरा, जिसे देख इस दुनिया की लड़कियां आहें भरने लगी।
ट्विंकल और सपना तो बस करण को देखती ही रह गई। वो कितना सुंदर है, सपना के मुंह से निकल गया। उसी समय रोहिल्ला परिवार का मुखिया दहाड़ते हुए करण की दिशा में उड़ा। कमीने करण, आज तू मरेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता साले। मेरे बेटे का बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। मुखिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर किसी को हमला करते देख फॉर्मेशन ने एक बोल्ट तैयार करके दोबारा से उससे मुखिया पर हमला कर दिया, जिस वजह से रोहिल्ला परिवार का मुखिया धड़ाम से जमीन आ गिरा। और जब वो वापस हवा में आया तब उसकी जीने की लो फड़फड़ाने लगी थी। लेकिन उसने फिर भी चिल्लाते हुए फॉर्मेशन को देखकर कहा, ये किस तरह का भेदभाव है? मैं हमला करूं तो बिजली फेंकते हो, और मेरे लोगों को मार रहा है तो चुप्पी बांध कर बैठे हो। मुखिया को सच में बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने इतनी बड़ी दोगली फॉर्मेशन आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं करण के बाकी साथी जैसे पुष्पेश और ध्रुव शौर्य भी करण के पास आ गए थे और आंखें फाड़े फाड़े उसे ही देख रहे थे। खास तौर पर पुष्पेश शुरू से ही इस करण के बच्चे ने उससे उसकी असली पहचान छिपाई थी। वो उसे अपना छोटा भाई कहता था, लेकिन कमबख्त ने सिर्फ एक बार प्यार से नहीं बताया कि वो ही लवली करण है। इस बात पर उसे नाराजगी भी थी, पर साथ में हैरानी भी, क्योंकि जिस शख्स को उत्तरी हिस्से में इतना ज़्यादा माना जाता था वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहा। वाकई में ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इधर मुखिया की हालत देख करण ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने बच्चे की जान नहीं बचाएगा, जल्दी अब वो मर रहा है। करण ने इतना कहकर एक चुटकी बजाई, जिस वजह से डिवाइन फायर जो उसके दिमाग और दिल को कवर कर रही थी उस जगह से हट गई और रोहित तड़पने लगा। उसे ऐसे देख मुखिया आगे बढ़कर उसे बचाना चाहता था, लेकिन फॉर्मेशन के डर ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। उसी समय आमिर और बाकी सब भी मुखिया के पास आ गए। तब आमिर ने गहरी आवाज में कहा, जन्नत, मेरे पास आओ। पर जन्नत ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर ध्रुव शौर्य के पीछे आ गई। ये देख आमिर और ज़्यादा गुस्सा हो गया। लवली करण, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जन्नत को मुझे लौटा दो, बदले में मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। करण ने एक नज़र आमिर को देखा, फिर उसे नज़रअंदाज करके रोहिल्ला परिवार के मुखिया से बोला, आता क्यों नहीं है बुढ़े, तुझे अपने बच्चे की फिक्र नहीं है क्या? और इतना करण ने हाथ हिलाकर कई सारे बर्फ के भाले बना दिए, जो सीधे जाकर रोहिल्ला परिवार के लोगों में दिल में जा लगे, और एक एक करके उनकी लाशें जमीन पर गिरने लगी। पूरा इलाका खून से नहा गया। ये तू अच्छा नहीं कर रहा है लड़के, मुखिया दांत पिसने लगा। पर उसे वही खड़े बकवास करते देख करण ने अपनी शक्तियों से रोहिल्ला के शरीर को अपने पास खींचा। फिर उसके सीने पर लात रखकर हंसते हुए बोला, जल्दी कर वरना ये मर जाएगा। अपनी बात कहते कहते करण ने अपने पैर को रोहिल्ला के सीने में धंसाना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसकी बच्ची कुची हड्डियां भी टूटने लगी और मांस फटने लगा। तुम इंसान नहीं हो, राक्षस हो राक्षस, मुखिया बोला। जवाब में करण ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम जैसे दानवों को मारने के लिए मुझे राक्षस भी बनना पड़े तो मंजूर है। अपनी बात खत्म करते ही करण ने अपनी थोड़ी शक्तियों को अपने पैर ने संचारित किया, जिसके बाद रोहिल्ला का शरीर सुतली बॉम्ब की तरह फूट गया। चारों तरफ खून ही खून पसर गया। जिसने भी करण की कहानियां सुनी थी या जो भी सिर्फ किंवदंती ही मानते थे, वो सब अब समझ चुके थे मौत का दूसरा नाम करण है। और ये नाम सिर्फ दिखावे का नहीं है, ये उन सब के लिए खुली चेतावनी है जो करण से पंगा लेना चाहते हैं। खैर, उन सबको खत्म करने के बाद करण ने मुखिया को देखा। वो चाहता था कि वो आगे बढ़े ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन फॉर्मेशन के डर से वो आगे नहीं आ रहा था, जिस वजह से करण ने उसे नज़रअंदाज किया। फिर चलकर प्रिया के पास आ गया। आते आते ही उसने अपने शरीर से खून साफ कर दिया था। प्रिया के पास आकर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें परेशान करने वाला तुम्हारे पास तक नहीं आएगा। भैया, प्रिया झट से करण के गले लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। करण की भी आंखें भीग गई, वो उसकी भावनाओं को समझ सकता था। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग करण का ये रूप देखकर हक्के बक्के थे। कुछ देर पहले ये लड़का जो जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा था, खून का प्यासा कोई राक्षस लग रहा था, अब वो एक मासूम सा संभला हुआ लड़का नजर आ रहा था। क्या सच में ये इतनी जल्दी अपने रूप बदलता है? सब अटकलें लगा रहे थे। तभी आमिर ने फिर से कहा, करण, मैंने कहा कि मेरी बेटी को मुझे लौटा दो, वरना अंजाम सही नहीं होगा। पर इसका जवाब करण देता इससे पहले ही जन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, आप मुझे अपनी बेटी कहने का हक खो चुके हैं लीडर आमिर। आप मुझे अपने फ़ायदे के लिए बलि चढ़ाना चाहते थे। उस दरिंदे से मेरी शादी करा के मुझे जीवन भर का दर्द देना चाहते थे। जन्नत, चिल्लाए मत, मैं आज से अभी से आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ, जन्नत ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी बातें सुन पास खड़ा ध्रुव शौर्य कुछ पल शांत रहा, फिर सिर झुकाकर जन्नत से बोला, मुझे माफ़ कर दो जन्नत,
मैं सच में इतना हिम्मती नहीं था। जिस वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ा, ये सब मेरी गलती है। और इतना कह वो अपने घुटनों पर आ गया। फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ कभी भी किसी भी हालात में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ध्रुव शौर्य ने सबके सामने जन्नत को शादी के लिए प्रोपोज कर दिया, जिसे देख जन्नत का चेहरा लाल हो गया। हाँ, वो उससे प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इतने लोगों के सामने आए ऐसे हालतों में शादी वाली बात करना सच में थोड़ा अजीब तो था। पर तभी करण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कर दो जन्नत, वरना इसकी घटिया शायरी हमारे कान पका देंगी। कोल्ड हनी बेजर बीस्ट ने भी अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, अरे अब मत करो देरी, अब तो सर जी ने भी कह दिया है, अब मिलेगी हमें शादियों की पूरी खीर। हाँ कर दो बहन, लड़का बुरा नहीं है, पुष्पेश ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तभी आयामी पेंटिंग से शनाया भी बाहर आ गई और उसने भी जन्नत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब हाँ कर भी दो, इस शादी देखने का इंतजार तो हमें भी है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपने अभी तक कई सारी कहानियां सुनी और देखी होंगी, उन कहानियों का हीरो करण जितना बेरहम है या फिर अभी भी करण में ये कमी है? प्लीज़ जवाब जरूर देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोल्डेड हैंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।